नमस्कार दोस्तों। साल 1930 से डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम एक ऐसी खोज कर रही थी जिसके परिणाम सामने आने पर सबके होश उड़ जाने वाले थे, और ये एक ऐसी खोज है जो आज तक जारी है। साल था 1983, जब समुद्र के बीचों बीच डॉक्टर एसआर राव और उनके कुछ डाइवर्स ने अरेबियन समुद्र में छलांग लगाई। ये टीम गुजरात में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, और जैसे ही ये टीम समुद्र के करीब 130 फीट की गहराई तक पहुंचती है, तभी उनको कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि ये थी पूरी की पूरी नगरी जो कि समुद्र के नीचे बसी हुई थी। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस नगरी के दर्शन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नगरी है द्वारका नगरी। इस नगरी के 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। धन दौलत से समृद्ध इस नगरी के दरवाजे सोने के थे। लेकिन आखिर इस नगरी में ऐसा क्या है जो इसे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी होने का प्रमाण देती है, और आखिर ये नगरी समुद्र में कैसे डूबी? तो आइए जानते हैं द्वारका की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। It was the Dwarka of Mahabharata period. मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार अपने नाना को मथुरा का राजा बनाया। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसकी मौत से क्रोधित होकर जरासंध और उसका दोस्त काल्यवन ने मिलकर मथुरा पर कुल 17 बार हमले किए थे। तब कृष्ण भगवान ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए यादवों से सलाह कर मथुरा को छोड़ना ही बेहतर समझा। इसलिए वो उन सभी यादवों को लेकर समुद्र के तट के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि इसके लिए हमें समुद्र देव से विनती करनी होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र देव ने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच में 12 योजन जमीन प्रदान की। उसके बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर ही भगवान विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, जो कि थी द्वारका नगरी। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये शहर डूबा कैसे? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे ग्रंथों के हिसाब से महाभारत की कहानी क्या है। तो महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार द्वारका नगरी के जलमग्न होने की घटना के संबंधित 2 कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है माँ गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और उनको उनका राज्य वापस मिल गया। लेकिन वही दूसरी ओर सभी कौरवों की मृत्यु से दुखी हुई माता गांधारी अपने सभी पुत्रों का दोषी श्री कृष्ण को मानती थी। इसी क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे कुल का नाश किया है, वैसे ही तुम्हारे यादव कुल का भी नाश हो जाएगा। अब देखो, श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, और वो अगर चाहते तो वे श्राप को निष्फल भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा, और उन्होंने इस श्राप को हंसते हंसते स्वीकार किया। माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया था। कुछ समय बाद द्वारका में कई बड़े साधु संत प्रवेश करते हैं। जब श्री कृष्ण के पुत्र साम और उनके मित्रों की नजर इन ऋषियों पर पड़ी तो उन्होंने इनके साथ मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने साम को एक गर्भवती महिला के वेश में तैयार किया और उन ऋषियों के सामने आकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। लेकिन वो सभी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से ये समझ जाते हैं कि ये सभी लड़के हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तभी इस अपमान से क्रोधित होकर उन ऋषियों ने साम को श्राप दिया कि अपने पेट से एक मूसल को जन्म देगा, और यही मूसल यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। पहले तो सभी को विश्वास नहीं होता कि आखिर एक लड़का कैसे किसी धातु को जन्म दे सकता है। लेकिन उसके अगले ही दिन साम ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस बात की खबर जब राजा उग्रसेन यानी श्री कृष्ण के नाना को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए। इन टुकड़ों से उस इलाके में नोकीली घास उग जाती है। कुछ वर्षों बाद यादव में बहुत अपशगुन होने लगे थे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित होने लगे और पूरे द्वारका नगरी में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। ऐसे में उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। जिस मूसल के कारण जो नोकीली घास उग चुकी थी, इसी घास को सभी यदुवंशी एक दूसरे के ऊपर मारने लगते हैं, और इस लड़ाई में पूरी यदुवंश का नाश हो जाता है। ये सब देख के श्री कृष्ण जंगल में विश्राम करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में सोच ही रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का मुख समझकर उनके ऊपर तीर चलाया। वो तीर सीधा उनके पैर पे आके लग जाता है और वो इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं।
कुछ समय बाद अर्जुन द्वारका में आते हैं और वहां से सभी महिलाएं और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगते हैं और उनके जाते ही पूरी द्वारका बस कुछ ही समय में समुद्र में समा जाती है। कहा जाता है कि यही वो समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ था। दोस्तों वैसे तो द्वारका आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज भी इस नगरी के अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। 1983 में किए गए आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान इस नगरी के अवशेष समुद्र के अंदर से मिले। बट आखिर इससे ये कैसे साबित होता है कि ये मिले हुए अवशेष द्वारका की ही है? इस बात को कंफर्म करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पानी में मिले उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। अब देखो, कार्बन डेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पत्थरों की एक पॉसिबल एज निकाली जाती है। महाभारत में दिए गए ग्रहों की स्थिति और एस्ट्रोनॉट्स की जानकारी से डॉक्टर नरहरि आचार्य ने ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 बीसी में हुआ था और महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था। एंड इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद ये पता चला कि इन पत्थरों की एज द्वारका नगरी की कंस्ट्रक्शन पीरियड की काफी क्लोज है। लेकिन फिर भी पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं ना, तो फिर हम इस बात को इतना स्ट्रांगली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि द्वारका नगरी की ही है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर से मिली उस नगरी का एरिया नापना शुरू किया। एंड सरप्राइजिंगली द मेजरमेंट वाज एग्जैक्टली 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उतनी ही जमीन थी जितनी जमीन समुद्रदेव ने द्वारका नगरी के निर्माण के लिए प्रदान की थी। लेकिन द्वारका के पानी में समा जाने का कोई साइंटिफिकली रीजन है क्या? हाँ, अब देखो, ये जो 12 योजन धरती है ना, मतलब जो ये पानी में डूबी हुई द्वारका नगरी है वो भारतीय कोस्टलैंड से थोड़ी आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पीरियड आइस एज का था। आपने ये तो सुना होगा कि हर साल माउंट एवरेस्ट की हाइट कुछ सेंटीमीटर बढ़ रही है, मतलब कि हमारा भारत जैसे आज दिखता है हमेशा से ही वैसा नहीं था, और गुजरात भी आज के गुजरात जैसा नहीं था। और महाकाव्य के अनुसार ये नगरी प्रलय आने के कारण डूबी थी। आपके सामने जो ग्राफ है उसमें साफ साफ है कि 3000 साल पहले से सी लेवल एक पॉइंट तक ही था, लेकिन 1500 बीसी में ये लेवल थोड़ा सा कम हुआ है और फिर थोड़े ही समय बाद ये सी लेवल एकदम से बढ़ गया। और जो इस सी लेवल में बम्प आया ना, ये समय एग्जिस्टेंस से एग्जैक्टली मैच करता है। लेकिन देखो, यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि पानी का लेवल एकदम से कैसे बढ़ गया? क्योंकि महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने बस कुछ ही पलों में द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। तो इसका असली कारण है टेक्टोनिक ग्रीव्स। जब अरेबियन और भारतीय टेक्टोनिक ग्रीव्स आपस में कोलाइड हुई थी तो उस समय द्वारका थोड़ी सी नीचे खिसक गई थी, जिस कारण रहने लायक जमीन पानी के अंदर चली गई और फॉर्मेशन हुई थी डी केविल हाउट रो की। ये एरिया गुजरात से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और इस एरिया में द्वारका भी आती है। साइंटिस्ट ने इस एरिया को कंसिडर करते हुए ये अंदाजा लगाया कि जो डी केविल हाउट रो है उसके आसपास का एरिया द्वारका नगरी का होना चाहिए। इसके बारे में और रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इस एरिया की लेंथ 164 किलोमीटर है और विड्थ 106 किलोमीटर है और ये द्वारका के मेजरमेंट से काफी हद तक मैच करता है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से काफी पोर्शन पानी में समा गया और इस कारण जो द्वारका है वो पानी के लेवल से थोड़ी आगे है। दोस्तों, इस सभी एक्सकवेशन के एविडेंस से यही साबित होता है कि ये नगरी द्वारका नगरी है और इसके ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये नगरी अपने टाइम से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत की सभ्यता उस समय भी इतनी आधुनिक थी। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी कई और भी डिस्कवरीज है जो ये प्रूव करती है कि इस धरती पर लोगों की एग्जिस्टेंस हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से ही नहीं बल्कि उससे भी हजारों साल पुरानी है।